जब भी हमें किसी से अपनी बात मनवानी होती है, हम ज्यादातर एक ही तरीका अपनाते हैं। सामने वाला अपनी कीमत या शर्त बताता है, हम उससे आधी बोल देते हैं। फिर वो थोड़ा नीचे आता है, हम थोड़ा ऊपर जाते हैं। कुछ देर तक ये खींचतान चलती रहती है। आखिर में या तो बात कहीं अटक जाती है या फिर कोई एक इंसान गुस्से में उठकर चला जाता है। और कई बार हम ये सोचकर उठते हैं कि सामने वाला हमें वापस बुला लेगा, लेकिन असलियत में ऐसा बहुत कम होता है। सवाल यह है कि क्या यही नेगोशिएशन है? क्या बातचीत का मतलब सिर्फ मोलभाव करना है? सच ये है कि यही तरीका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन यही सबसे कम काम करने वाला तरीका भी है। कुछ समय पहले मैंने एक किताब पढ़ी जिसका नाम है गेटिंग टू यस। इस किताब को लिखा है दो ऐसे लोगों ने जिन्होंने पूरी दुनिया को ये सिखाया कि बातचीत कैसे की जाती है। ये लोग हार्वर्ड नेगोशिएशन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे और इन्होंने नेगोशिएशन को लड़ाई नहीं बल्कि एक स्किल की तरह देखा। इस किताब में जो बातें लिखी हैं वो सिर्फ बिजनेस या सैलरी के लिए नहीं है, बल्कि हर उस जगह काम आती है जहां दो लोगों के बीच मतभेद हो। इस किताब को पढ़ने के बाद एक बात बहुत साफ हो गई। नेगोशिएशन का मतलब ये नहीं होता कि किसी एक को जीतना है और किसी एक को हारना है। असली नेगोशिएशन वहां होती है जहां दोनों लोग एक ऐसे हल तक पहुंचते हैं जिससे दोनों संतुष्ट हों। अब इसे समझने के लिए एक स्थिति सोचिए। दो लोग लाइब्रेरी में बैठे हैं। पास में एक खिड़की है। एक व्यक्ति चाहता है कि खिड़की खुली रहे क्योंकि उसे ताजी हवा चाहिए। दूसरा व्यक्ति चाहता है कि खिड़की बंद रहे क्योंकि हवा से उसके कागज उड़ रहे हैं। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अब अगर आप देखें तो समस्या खिड़की नहीं है। समस्या यह है कि दोनों की जरूरतें अलग हैं। अगर कोई तीसरा इंसान आए और सिर्फ ये तय करे कि खिड़की आधी खोल दी जाए या पूरी बंद कर दी जाए, तो शायद दोनों में से कोई भी पूरी तरह खुश नहीं होगा। लेकिन अगर कोई थोड़ा सोचकर दूसरी खिड़की खोल दे तो क्या होगा? हवा भी आ जाएगी और कागज भी नहीं उड़ेंगे। बिना किसी झगड़े के समस्या खत्म। यही असली नेगोशिएशन है। एक और उदाहरण लीजिए। दो लोग एक केक को बांटना चाहते हैं। चाहे आप केक जैसे भी काट लें, दोनों को हमेशा यही लगेगा कि सामने वाले का हिस्सा बड़ा है। लेकिन अगर नियम यह बना दिया जाए कि एक व्यक्ति केक काटेगा और दूसरा पहला टुकड़ा चुनेगा, तो क्या होगा? जो काटेगा वो अपने आप केक बराबर काटेगा, क्योंकि उसे पता है कि गड़बड़ हुई तो नुकसान उसी का होगा। यहां भी समाधान जबरदस्ती से नहीं आया, बल्कि समझदारी से आया। अब आखिरी उदाहरण सोचिए। दो बच्चे एक संतरे के लिए लड़ रहे हैं। पिता आता है और संतरे को बीज से काटकर दोनों को दे देता है। ऊपर से देखने में यह बिल्कुल फेयर लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि एक बच्चे को सिर्फ रस चाहिए था और दूसरे को सिर्फ छिलका। अगर यह सवाल पहले पूछा जाता कि तुम्हें संतरा क्यों चाहिए, तो दोनों को पूरा पूरा मिल सकता था। यहीं से नेगोशिएशन का असली मतलब शुरू होता है। नेगोशिएशन का मतलब 50-50 करना नहीं है। नेगोशिएशन का मतलब है सही सवाल पूछना, सामने वाले की असली जरूरत समझना और फिर ऐसा रास्ता निकालना जो दोनों के लिए बेहतर हो। और यही सिखाने के लिए यह किताब एक 4 कदम का फ्रेमवर्क देती है। अब अगले हिस्से में हम पहले कदम से शुरुआत करेंगे और समझेंगे कि लोग बातचीत में कहां सबसे बड़ी गलती करते हैं। अब तक की सारी कहानियों में अगर आप ध्यान दें तो एक बात कॉमन है। हर जगह लोग किसी एक चीज पर अटक गए थे। कोई खिड़की खोलना चाहता था, कोई बंद करना, कोई केक का बड़ा टुकड़ा चाहता था, कोई संतरे का आधा हिस्सा। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम यह है कि दोनों लोग अलग अलग चीजें मांग रहे हैं, लेकिन असल समस्या वहां नहीं होती। असल समस्या यह होती है कि किसी ने यह समझने की कोशिश ही नहीं की कि सामने वाला वह चीज क्यों मांग रहा है। यहीं से नेगोशिएशन का पहला और सबसे जरूरी नियम शुरू होता है। पोजीशन पर नहीं, इंटरेस्ट पर ध्यान दो। पोजीशन क्या होती है? पोजीशन मतलब वह चीज जो इंसान ऊपर ऊपर बोल रहा है। जैसे, मुझे खिड़की खोलनी है, मुझे ज्यादा सैलरी चाहिए,
मुझे ये प्राइस मंजूर नहीं है। ये सब पोजीशन है। अब इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट वो वजह होती है जो इस मांग के पीछे छुपी होती है। लाइब्रेरी वाले उदाहरण में एक इंसान की पोजीशन थी कि खिड़की खुली रहे, लेकिन उसका इंटरेस्ट था ताजी हवा। दूसरे की पोजीशन थी कि खिड़की बंद रहे, लेकिन उसका इंटरेस्ट था कि उसके कागज न उड़े। जब तक दोनों पोजीशन पर लड़ते रहे, समाधान नामुमकिन था। लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट सामने आए, समाधान अपने आप दिखने लगा। यही बात असल जिंदगी में भी होती है। आप बॉस से कहते हो, मुझे छुट्टी चाहिए। ये आपकी पोजीशन है। बॉस तुरंत पूछता है, क्यों? क्योंकि उसे आपकी पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता, उसे आपके इंटरेस्ट समझने हैं। नेगोशिएशन में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग पोजीशन को ही फाइनल सच मान लेते हैं और फिर उसी पर अड़ जाते हैं, जबकि पोजीशन तो सिर्फ एक दरवाजा है। असली कमरा इंटरेस्ट के अंदर होता है। अब सवाल यह है कि इंटरेस्ट पता कैसे करें? क्योंकि पोजीशन तो साफ दिखाई देती है, लेकिन इंटरेस्ट छुपा हुआ होता है। कभी इमोशन के पीछे, कभी डर के पीछे, कभी ईगो के पीछे। इसका जवाब बहुत सिंपल है। वाई पूछो, आप ऐसा क्यों चाहते हो? इसके पीछे असली वजह क्या है? ये आपके लिए इतना जरूरी क्यों है? जब आप वाई पूछते हो, तो सामने वाला ये महसूस करता है कि आप उससे लड़ नहीं रहे, बल्कि उसे समझने की कोशिश कर रहे हो। और यही वो पॉइंट होता है जहां बातचीत का टोन बदलता है। लेकिन यहां एक और बात उतनी ही जरूरी है। जितना जरूरी सामने वाले का इंटरेस्ट समझना है, उतना ही जरूरी अपना इंटरेस्ट साफ साफ बताना। कई बार सामने वाला आपकी बात इसलिए नहीं मानता क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि आपके लिए ये चीज क्यों मायने रखती है। जब आप सिर्फ अपनी डिमांड रखते हो और उसकी वजह नहीं बताते, तो सामने वाला उसे जिद समझ लेता है। इंटरेस्ट बताने का मतलब कमजोर होना नहीं होता। इसका मतलब होता है कि आप बातचीत को एक लेवल ऊपर ले जा रहे हो। नेगोशिएशन को कभी भी मैं बनाम तुम की लड़ाई मत समझो। इसे ऐसे देखो जैसे आप दोनों एक ही समस्या के सामने खड़े हो। आप दोनों का मकसद एक ही है, एक ऐसा हल निकालना जो काम करे। अब यहां तक सब ठीक है, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बचा है। अगर दोनों के इंटरेस्ट साफ हो जाए और फिर भी टकराव बना रहे, एक को कम कीमत चाहिए, दूसरे को ज्यादा, एक को ज्यादा सैलरी चाहिए, कंपनी का बजट टाइट हो, तो फिर फैसला कैसे होगा? यही से शुरू होता है नेगोशिएशन का दूसरा कदम, और वही हम अगले हिस्से में समझेंगे। अब तक हमने ये समझ लिया कि नेगोशिएशन में असली लड़ाई पोजीशन की नहीं, बल्कि इंटरेस्ट की होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दोनों तरफ के इंटरेस्ट बिल्कुल साफ होने के बाद भी बात आगे नहीं बढ़ती। आप चाहते हो कि घर का किराया कम हो, मालिक चाहता है कि किराया ज्यादा मिले। आप अपनी सैलरी बढ़वाना चाहते हो, बॉस कहता है कि बजट की लिमिट है। आप कम दाम पर गाड़ी खरीदना चाहते हो, सेलर बोलता है कि इससे कम में बेच ही नहीं सकता। अब यहां प्रॉब्लम यह नहीं है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, दोनों को सब पता है, फिर भी टकराव है। और अगर इस पॉइंट पर आप आगे पीछे बहस शुरू कर देते हो, तो नेगोशिएशन एक सीधी लड़ाई बन जाती है। मैं सही हूं, तुम गलत हो। इससे बाहर निकलने का तरीका है नेगोशिएशन का दूसरा नियम, फेयर स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करो। इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी बात सही है या सामने वाले की। इसका मतलब यह है कि फैसला किसी इंसान की जिद से नहीं, बल्कि किसी निष्पक्ष नियम से होगा। केक वाला उदाहरण याद कीजिए। दोनों को लग रहा था कि सामने वाले का हिस्सा बड़ा है। अगर आप वहां खड़े होकर फैसला करते कि कौन सही है, तो झगड़ा कभी खत्म नहीं होता। लेकिन जैसे ही नियम बदला गया, एक काटेगा, दूसरा चुनेगा, समस्या अपने आप हल हो गई। क्यों? क्योंकि अब फैसला किसी की मर्जी से नहीं, सिस्टम से हो रहा था। यही तरीका असल जिंदगी में भी काम करता है। मान लीजिए आप घर बनवा रहे हो और ठेकेदार कहता है कि नींव 2 फीट काफी है। आपको लगता है कि यह सेफ नहीं है। अगर आप सिर्फ ये कहोगे कि मुझे ऐसा ही चाहिए, तो सामने वाला भी अड़ जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहो,
हो सकता है मैं गलत हूं, आप भी गलत हो सकते हो। क्यों ना हम देख ले कि इस मिट्टी और इस इलाके के लिए सरकारी गाइडलाइंस क्या कहती हैं। बस यहीं से बातचीत बदल जाती है। अब ये आप बनाम ठेकेदार नहीं रह जाती, अब ये आप प्लस ठेकेदार बनाम समस्या हो जाती है। फेयर स्टैंडर्ड्स क्या हो सकते हैं? मार्केट प्राइस, इंडस्ट्री के रूल्स, गवर्नमेंट गाइडलाइंस, लीगल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपर्ट ओपिनियन या फिर पहले से तय किए गए नियम। ये सभी चीजें पर्सनल बायस से बाहर होती है। जब आप इनका सहारा लेते हो तो सामने वाले को ऐसा नहीं लगता कि आप उसे दबाव में ला रहे हो। उसे लगता है कि आप दोनों मिलकर सही फैसला लेने की कोशिश कर रहे हो। यही वजह है कि फेयर स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल करने से सामने वाला ज्यादा जल्दी हाँ बोलता है, क्योंकि यहां ईगो को लड़ने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन अब यहां एक और दिलचस्प बात आती है। कई बार दोनों लोगों के इंटरेस्ट अलग होते हैं और यही चीज ज्यादातर लोगों को डराती है। उन्हें लगता है कि अगर इंटरेस्ट अलग है तो किसी एक को नुकसान होगा ही। असलियत इसके उलट होती है। इंटरेस्ट का अलग होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट का अलग होना ही सबसे बड़ा मौका होता है। यही वो पॉइंट है जहां आप सिर्फ फैसला नहीं करते बल्कि नए रास्ते बनाते हो। ऐसे रास्ते जहां दोनों लोगों को वो मिल सकता है जो वे सच में चाहते हैं। यहीं से नेगोशिएशन का तीसरा कदम शुरू होता है, म्यूचुअल गेन के लिए नए ऑप्शंस बनाना। और यही हम अगले हिस्से में डिटेल में समझेंगे। ज्यादातर लोग ये मान लेते हैं कि नेगोशिएशन में अगर दो लोगों की चाहत अलग अलग है तो किसी एक को समझौता करना ही पड़ेगा। किसी को कम मिलेगा, किसी को ज्यादा। लेकिन सच ये है कि यही सोच नेगोशिएशन को लिमिट कर देती है। असल में जब इंटरेस्ट अलग होते हैं तभी सबसे अच्छे सॉल्यूशन निकलते हैं। संतरे वाला उदाहरण फिर से याद कीजिए। दो बच्चे एक ही संतरे के लिए लड़ रहे थे। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि रिसोर्स कम है और दोनों को आधा आधा ही मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये समझ में आया कि एक को रस चाहिए और दूसरे को छिलका, पूरा गेम बदल गया। दोनों को 100% मिल सकता था अगर सही सवाल सही समय पर पूछा जाता। यही नेगोशिएशन का तीसरा कदम है, म्यूचुअल गेन के लिए ऑप्शंस बनाना। यहां मकसद ये नहीं होता कि अभी कौन जीतेगा। मकसद होता है ऐसे रास्ते खोजना जहां दोनों की जरूरतें पूरी हों। लेकिन ये रास्ते अपने आप सामने नहीं आते, इन्हें जानबूझकर बनाना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है ब्रेनस्टॉर्म करना, मतलब बिना जजमेंट के आइडियाज निकालना। इस स्टेज पर सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग हर आइडिया को तुरंत सही या गलत ठहराने लगते हैं। जैसे ही आप जज करते हो, क्रिएटिविटी वही मर जाती है। इसलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग के समय एक ही नियम होना चाहिए, कोई आइडिया बेवकूफी नहीं है। चाहे आइडिया अजीब लगे, चाहे प्रैक्टिकल न लगे, चाहे ऐसा लगे कि ये कभी काम नहीं करेगा, फिर भी उसे टेबल पर रखो, क्योंकि कई बार वही आइडिया किसी दूसरे बेहतर सॉल्यूशन की नींव बन जाता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, ब्रेनस्टॉर्मिंग और डिसीजन मेकिंग को अलग रखो। पहले सिर्फ आइडियाज बनाओ, बाद में बैठकर सोचो कि उनमें से कौन सा काम का है। जब आप दोनों चीजें एक साथ करते हो तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए पहले क्रिएट करो, फिर सेलेक्ट करो। अब एक और चीज जो लोग अक्सर गलत समझते हैं, वे डिफरेंस को दुश्मन मान लेते हैं। इसको कुछ और चाहिए, मुझे कुछ और, हमारी सोच नहीं मिलती। लेकिन असल में यही फर्क आपका सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर दोनों बच्चों को संतरे का सिर्फ रस चाहिए होता तो सच में प्रॉब्लम होती। लेकिन क्योंकि उनकी जरूरतें अलग थी, सॉल्यूशन निकल पाया। इसलिए नेगोशिएशन में सिमिलैरिटी से ज्यादा ध्यान डिफरेंस पर देना चाहिए। अलग सोच, अलग जरूरतें, अलग प्राथमिकताएं, यही आपको नए ऑप्शंस देती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद अगला कदम होता है ऑप्शंस को मिलाना और सुधारना। अक्सर एक ही आइडिया पूरा सॉल्यूशन नहीं देता, लेकिन 2 या 3 आइडियाज को मिलाकर एक ऐसा सॉल्यूशन बन सकता है जो दोनों के लिए परफेक्ट हो। नेगोशिएशन को एक पजल की तरह देखो। हर पीस अपने आप में अधूरा होता है, लेकिन सही जगह फिट हो जाए
तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। अब यहां तक आते आते ऐसा लग सकता है कि नेगोशिएशन बस लॉजिक और स्ट्रेटजी का खेल है, लेकिन असल में सबसे बड़ी रुकावट अभी भी बची हुई है, और वो है इंसान। ईगो, इमोशंस, गलतफहमियां, गुस्सा, टोन, बॉडी लैंग्वेज, ये सब एक अच्छे से अच्छे सॉल्यूशन को भी बर्बाद कर सकते हैं। इसीलिए नेगोशिएशन का आखिरी और सबसे नाजुक कदम है लोगों को सही तरह से हैंडल करना, और यही हम आखिरी हिस्से में समझेंगे। अब तक जो भी बातें हमने समझी वो तब तक ही काम करती है जब तक बातचीत में शामिल लोग खुद कंट्रोल में हों, क्योंकि नेगोशिएशन में सबसे अनप्रेडिक्टेबल चीज कोई रूल या प्राइस नहीं होता, बल्कि इंसान होता है। लोग जल्दी इमोशन हो जाते हैं, उनका ईगो आसानी से हर्ट हो जाता है। कई बार वो आपकी बात को गलत मतलब में ले लेते हैं, और कई बार आप भी वही गलती कर बैठते हो। इसीलिए नेगोशिएशन का आखिरी नियम कहता है, पर्सन को प्रॉब्लम से अलग रखो। मतलब ये कि आपकी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, आपकी लड़ाई उस समस्या से है जो आप दोनों के बीच खड़ी है। इसको समझने के लिए एक सिंपल तरीका है, अपने दिमाग में सामने वाले इंसान को दो हिस्सों में बांट दो। एक तरफ इंसान, दूसरी तरफ समस्या। इंसान को रिस्पेक्ट दो, लेकिन समस्या को चैलेंज करो। इंसान की बात सुनो, लेकिन समस्या पर सवाल उठाओ। यही बैलेंस नेगोशिएशन को बचाता है। कितनी भी सही स्ट्रेटजी क्यों न हो, अगर सामने वाला यह महसूस करने लगे कि उस पर अटैक हो रहा है, तो बातचीत वही खत्म हो जाती है। इसलिए किताब एक गोल्डन रूल देती है, पर्सन के साथ सॉफ्ट रहो, लेकिन प्रॉब्लम के साथ स्ट्रांग। यहां एक छोटी सी लेकिन बहुत असरदार ट्रिक है। जब भी कोई बड़ी बातचीत शुरू करने वाले हो, तो सीधे मुद्दे पर मत जाओ। पहले थोड़ा इंसान बनो, हल्की सी बात करो। पूछो कैसे हैं, आने में दिक्कत तो नहीं हुई, कुछ नॉर्मल, कुछ ह्यूमन। ये टाइम वेस्ट नहीं होता, ये नेगोशिएशन की नींव होती है। जब इंसान खुद को इमोशनली सेफ महसूस करता है, तो उसका दिमाग डिफेंस मोड से बाहर आ जाता है, और तभी सही बातचीत शुरू होती है। इसी वजह से प्रोफेशनल नेगोशिएटर्स हमेशा पहले कनेक्शन बनाते हैं, फिर कंडीशन डिस्कस करते हैं। अब एक आखिरी कहानी के साथ इसे खत्म करते हैं। 1960 के दशक में लंदन के एक पार्क में एक पिता और उसका छोटा बेटा खेल खेल रहे थे। वे दोनों एक डिस्क को हवा में फेंकते और पकड़ते थे। आसपास खड़े लोग देख रहे थे। थोड़ी देर बाद एक आदमी ने आकर पूछा, आप दोनों में से कौन जीत रहा है? पिता मुस्कुराया और बोला, इस खेल में कोई नहीं जीतता, हम बस खेल रहे हैं। यही नेगोशिएशन की सच्चाई है। अगर आप बातचीत को जीत हार का खेल बना लेते हो, तो शायद आप सामने वाले को हरा दोगे, लेकिन रिश्ता हार जाएगा। और अगर रिश्ता चला गया, तो अगली बातचीत कभी आसान नहीं होगी। नेगोशिएशन का मकसद जीतना नहीं होता, मकसद होता है साथ मिलकर आगे बढ़ना, ऐसे सॉल्यूशन ढूंढना जो काम करें, ऐसे फैसले लेना जिनसे दोनों संतुष्ट हों। जब आप इंटरेस्ट पर फोकस करते हो, फेयर स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल करते हो, म्यूचुअल गेन के ऑप्शंस बनाते हो, और लोगों को प्रॉब्लम से अलग रखते हो, तो नेगोशिएशन सिर्फ एक टेक्निक नहीं रहती, वो एक लाइफ स्किल बन जाती है। आप इसे जॉब में इस्तेमाल करोगे, बिजनेस में, रिश्तों में, और जिंदगी के हर उस मोड़ पर जहां दो लोगों की राय अलग हो। और जब आप ये स्किल सीख लेते हो, तो आपको सिर्फ बेहतर रिजल्ट ही नहीं मिलते, आपको बेहतर रिस्पेक्ट और बेहतर रिश्ते भी मिलते हैं। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको इससे कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला है। तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, इससे मुझे पता चलता है कि आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जिन्हें मोलभाव करना नहीं आता, या जो हर बातचीत में अटक जाते हैं। हो सकता है ये उनके बहुत काम आ जाए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स वाली वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। और नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको इस वीडियो का कौन सा एग्जाम्पल या
कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा यूजफुल लगा? आप लोग सच में अमेजिंग हो। कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।